ओके, सो एजिंग से रिलेटेड हम लोगों ने जो लास्ट टर्म पे डिस्कशन हुआ था फिजियोलॉजी ऑफ एजिंग पे, तब हमने बात की थी कौन सा साइंस का डिसिप्लिन है जिसमें हम एजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे दो वर्ड्स आए थे, एक आया था जीरेंटोलॉजी, इज इट क्लियर, और दूसरा था जीरियाट्रिक्स। जीरियाट्रिक्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेडिकल साइंस का और डिसिप्लिन है जैसे पीडियाट्रिक्स, बच्चों से रिलेटेड उनकी फिजियोलॉजी एंड उनके डिजीज से रिलेटेड, यानी कि जो ट्रीटमेंट है या कुछ ऐसे प्रिवेंशन है या ऐसे इंटरवीन है जो बाय द ट्रीटमेंट है। अब बाय द ट्रीटमेंट जो भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्जिकल एंड मेडिसिनल कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसिन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी हैं उनके बेस पे फर्स्ट एड भी होता है और ये भी उसी बेस पे होता है। तो दैट वाज द वो बच्चों के अगर केस देखा जाए तो पीडियाट्रिक्स है, अगर हम एल्डर्स की बात करें तो दैट इज द जीरियाट्रिक्स। इज इट क्लियर? अब अगर इसी के साथ में हम सोशल और कल्चरल पॉइंट इसी को ऐड कर दें तो दैट विल बी द जीरेंटोलॉजी। इज इट क्लियर? तो ये बात हो गई थी लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर आपको बताया था कि जो एजिंग है क्या, एक्चुअली एजिंग किसको कहते हैं, तो एक हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी थी कि एजिंग क्या है, बताओ। It is a gradual deterioration in the ability to perform the activities and it is an inevitable and irreplaceable. Is it clear? आप बताइए। Aging is a gradual deterioration of physical activity which is inevitable, irresistible. हाँ, तो ये हम लोगों ने एजिंग की बात की थी और इसके बाद में एक फिर आया था कि जो एजिंग होती है वो बेसिकली दो पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एजिंग क्रोनोलॉजिकल पैटर्न था और दूसरा बायोलॉजिकल पैटर्न था। तो क्रोनोलॉजिकल मींस क्या है कि सिंपली हाँ इतने ईयर का हो गया तो उस पर हम लोगों ने बहुत उसको फोकस वाली बात भी नहीं है, क्योंकि 50 ईयर एज कहते हैं, 50 ईयर एज है, 70 ईयर एज है, 20 ईयर एज है, तो ये तो एक क्रोनोलॉजिकल पैटर्न हो गया। बेसिकली हमें फोकस करना है बायोलॉजिकल एजेस पे, जिसमें लाइफ स्टाइल आता है, एनवायरनमेंट आते हैं, वर्क स्ट्रेस आता है, जीन्स का पैटर्न है, फूड है और हमारे डिफरेंट हैबिटेट्स और हैबिट्स की बात है, वो बेसिकली हम लोगों ने फोकस किया था। अब ये एजेस क्यों हो रही हैं, व्हाई दीज एजेस, इस पे फिर बात की थी। तो बात स्टार्ट हो गई थी थ्योरीज ऑफ एजेस। इज इट क्लियर कि वो थ्योरीज कौन सी थी एजेस पे? तो हमने दो थ्योरीज बताई थी। एक प्रोग्राम्ड थ्योरी थी जिसमें ये है कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो चल रही है मींस वो डिसरप्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि जैसे अब जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, फिर इसके बाद में फिर एक ये क्लॉक चल रही है, यूं कह लीजिए कि अभी दिन है फिर रात हो जाएगी, फिर दिन होगा फिर रात आ जाएगी। अगर ये एक ही जैसा बना रहे तो एक जैसा होगा, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसी को हम कहते हैं डिसरप्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये हो रही है, इसकी वजह से भी एजिंग होती है, कुछ लोगों ने ऐसा कहा। फिर इसके बाद में आई एरर थ्योरी जिसमें जो कि बेसिकली फोकस थी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डैमेज के ऊपर, जो हमारे बेसिकली सेल या यूं कह लें कि जो साइंटिफिक इसका मीनिंग है सेल या फिजियोलॉजी से रिलेटेड। तो ये वाली हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज की बात की थी। बताओ कौन कौन सी थ्योरीज थी? प्रोग्राम थ्योरी एंड एरर थ्योरी। हाँ, वो तो ठीक है, ये तो बात हो गई। इसके अलावा इसमें जो एरर थ्योरीज में फिर कौन कौन सी थ्योरीज थी, नाम बताओ। सर जो आपने अदर क्लास में आने से पहले एक बार देख लिया करो। नो, दिस इज नॉट ए गुड वे। व्हेनेवर यू आर कमिंग इन द क्लास यू हैव टू सी द नोट्स। इसीलिए आपको हम स्पेशली सब नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा फोकस कि मेरे स्टूडेंट को आइडिया रहे। इट इज नॉट मीनिंग कि हम आपको कोई लेक्चर दें और खत्म हो जाए। नो, हमारा पर्पस ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको याद हो। ऐसे तो पीपीटी में बता के चले जाएंगे, क्या मतलब आ गया? नो, यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू रीड आउट व्हेनेवर यू आर कमिंग इन द क्लास। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे आपका इसका टेस्ट भी लेंगे, सो यू हैव टू रेडी फॉर योर क्लास टेस्ट। इज इट क्लियर? ये नहीं है यहाँ से लिख करके चले गए, सब रख दिया। अरे आप आए थे, 10-15 मिनट का टाइम था, आपको रिवाइज करना चाहिए था। आपको हम एक एक नोट्स दे रहे हैं, देन व्हाई यू आर नॉट रिवाइजिंग? वही मैं
मैं पूछ रही थी सर, अदर थ्योरीज जो आपने लिख पाए थे? मीन्स कोई भी नहीं, जो भी है थ्योरीज इसके लिए एक तो थ्योरीज आपने, ठीक है, प्रोग्राम बात होगी, इसके बाद एरर थ्योरीज में भी तो और भी बहुत सारी है जो आपने कहा बायोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर कौन कौन सी जो थ्योरीज हैं, डीएनए पैटर्न पे जो थ्योरीज हैं, वो इसमें एक एवोल्यूशन थ्योरी आई थी, इज इट क्लियर? कि जैसे एवोल्यूशन के पैटर्न पे उसमें था म्यूटेशन एक्यूमुलेशन थ्योरी थी, डिस्पोजेबल सोमा थ्योरी थी, एंटागोनिस्टिक फिजियोथेरेपी, ये फिजियोथेरेपी थ्योरी थी, फिर इसका बाद मॉलिक्यूलर थ्योरी थी। अच्छा अब ये बताओ मोस्ट एक्सेप्टिंग थ्योरी कौन सी है? सेलुलर थ्योरी। ठीक है, तो सेलुलर थ्योरी है, मॉलिक्यूलर थ्योरी आ गई, फिर सेलुलर थ्योरी आ गई, फिर ऐसे बात सिस्टम बेस्ड थ्योरी थी। तो ये सब हम लोगों ने बात की थी। सेलुलर थ्योरी में बेसिकली क्या था? सेल्स टीलोमियर की शॉर्टनिंग। हाँ, इज इट, बस यही है कि देखिए उस दिन की बात हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि एजिंग क्यों हो रही थी। तो उसमें किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, आप में से शायद आप ही ने बोला था कि ये हमारी सेल जो है वो हमारे सेल आगे बढ़ना बंद हो जाता है, डिटेरियोरेशन स्टार्टेड हो जाते हैं। तो बेसिकली ये क्यों होता है? तो रीजन क्या आया कि ये जो सेल डिवीजन होता है, सेल जो इलॉन्गेशन होता है, तो उसकी जो फेजेस, अलग अलग फेजेस होते हैं उसमें, तो ये टेलोमियर शॉर्टनिंग हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो वो उसमें क्या होता है कि ये फिर एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो जाती है सेल डिवीजन के लिए। तो आगे जो उसमें क्या होता है कि इसमें जो सेल की दरअसल क्या है, यूं कह सकते हैं इसको इनडायरेक्टली कि रिप्रोडक्टिव फेज जो सेल की है वो इनहिबिट हो जाती है, या सेनिसेंस कह सकते हैं इसको इस फिजियोथेरेपी की भाषा में, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो इनहिबिटिंग ऑफ, या यूं कह लीजिए कि हिंडरेंस हो गया, रुकावट आ गई जो रिप्रोडक्टिव फेज है सेल के लिए। तो बेसिकली इस पे बेस्ड था। इसी में आपको हमने बताया था ये जो सेल थ्योरी थी लिनार्ड हेलॉक ने दी थी, और इसी को हेलॉक लिमिट भी कई बार कहा गया था, ये बात बताई थी। और भी है इसमें, जैसे कहा गया था आपसे कि फ्री रेडिकल थ्योरी भी है इसमें। अच्छा, फ्री रेडिकल थ्योरी है भी, क्योंकि हम लोग देखते ही हैं कि फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स जो है हम यूज करते हैं, डाइटरी प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, और मींस सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट स्पेशली फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स। फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स में एंटीऑक्सीडेंट एग्जांपल। फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स ही तो आपने, उसका दूसरा नाम है एंटीऑक्सीडेंट। इसका एग्जांपल बताइए। जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी है, और भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम लोग एज ए सप्लीमेंट यूज करते हैं एज ए, ठीक है। सो ये बात हो चुकी थी। सिस्टम बेस्ड भी थ्योरी हम लोगों ने बात की थी कि इसमें न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी बताया, इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी बताई, रेट ऑफ लिविंग थ्योरी। तो ये सब थ्योरीज थी, उसके रिलेटेड हमारे डिस्कशन हो गए। दैट वाज द ऑन 23rd। ये था चैप्टर पूरा। इज इट क्लियर? आप लोग इसको सीरियसली पढ़िए। सीरियसली आपको 2 वर्क दिए थे, कहा था जाके ये रेफरेंस क्लासेस हैं, यू हैव टू सी, यू हैव टू मेक सम अदर नोट्स, सम गो टू विद रेफरेंस बुक। सो आप अपने हिसाब से अपने इसमें और एडप्ट करते रहिए। फिर इसके बाद आपने एक हेडिंग लिखी होगी चेंजेस विद एजिंग। इज इट क्लियर? तब इसमें अब इसमें क्या होता है, चेंजेस विद एजिंग। आप इसमें 2 कॉलम बनाइए, एक मतलब पूरे पेज में। तो एक साइड में सिस्टम हम बताएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड चेंजेस आएंगे। जैसे आप कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चेंजेस हैं। नंबर 1 न्यूरोनल लॉस, यानी कि जो न्यूरॉन्स एंड नर्व्स हैं, नर्व सेल्स एंड न्यूरोनल लॉस। दूसरा कॉक्लियर डिजनरेशन, कॉक्लियर डिजनरेशन। लेंस ओपेसिफिकेशन, LENS, लेंस ओपेक, OPACIFICATI, लेंस ओपेसिफिकेशन। डॉर्सल कॉलम लॉस, डॉर्सल कॉलम लॉस। स्लोड रिएक्शन टाइम्स, SLOWED, स्लोड रिएक्शन टाइम्स। राइट। तो अब क्या है, एजिंग से रिलेटेड
जो चेंजेस आते हैं, जैसे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं हमारे, तो हमारे डिफरेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। एज रिलेटेड इन्हीं में चेंजेस आता है, तो क्यूमुलेटिव फॉर्म में जब सभी सिस्टम हमारे काम करना फंक्शनिंग डिसफंक्शनिंग की स्टेज में होते हैं, तो यही धीरे धीरे डिटोरिएट करते हैं। तो जब सभी सिस्टम डिटोरिएशन हो जाते हैं, वही एजिंग है। तो हम आइए एक सिस्टम वाइज देखते हैं कि किस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो हम सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ बाय द न्यूरॉन सेल्स। इज इट क्लियर? न्यूरॉन सेल्स जिसमें डेंड्राइट्स चारों तरफ होते हैं, न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, उसके नीचे एक एक्सॉन होता है। डेंड्राइट से मैसेजेस सेल के अंदर आते हैं और उस न्यूरॉन सेल से जो मैसेजेस बाहर जाते हैं एक्सॉन के थ्रू जाती है। इज इट क्लियर? उसी एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ होती है, दैट इज कॉल्ड माइलिनेटेड एक्सॉन कह लीजिए। और वहां पे फिर क्या होता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है न्यूरॉन ट्रांसफर। और ये सेल्स जो होती हैं इसमें पोटेंशियल जनरेशन होता है, आपको सब पता होगा, जैसे कि नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा होगा। तो ये द ग्रुप ऑफ सच टाइप ऑफ सेल्स दे मेक्स द नर्वस सिस्टम। इज इट क्लियर? तो न्यूरॉन्स है। अब इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बाइपोलर है, ट्राइपोलर है, अलग अलग तरीके के न्यूरॉन्स हैं। किसी में डेंड्राइट्स बहुत से हैं, किसी में एक्सॉन बहुत से हैं, किसी में सेल बॉडी भी डिवाइडेड है, एक्सॉन डिवाइडेड है। तो वो फिर क्लासिफिकेशन वो एक अलग पार्ट हो गया। इज इट क्लियर? इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल से फिर क्या होता है, नर्वस सिस्टम बनता है। इज इट क्लियर? नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड बाय टू वेज, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स व्हाट? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इज इट क्लियर? और फिर इसी से जितना भी निकलता है दैट इज द पेरिफेरल, इसीलिए पीएनएस, सीएनएस और टीएनएस, बाकी सिस्टम ये हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की जाए। सबसे पहले अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इज इट क्लियर? अब ब्रेन की अगर हम बात करें तो 12 पेयर यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स। इज इट क्लियर? ऑक्यूलोमोटर, ट्राइजेमाइनल, एब्डुसेंस, ये सब है। और ऑक्लोटोट्रोल, ये सब अगर आप देखेंगे 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। और ये जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं ये हमारे सभी सेंसरी ऑर्गन से मिली हुई हैं और पूरा कंट्रोल करती हैं। अब अगर एजिंग होगी, सेल डिटोरिएशन होगा, तो ये फंक्शनिंग इंपेयर्ड होंगे। इज इट क्लियर? होगा या नहीं? ऑब्वियस है। तो उसमें क्या है, न्यूरोनल लॉस। ये जो सबसे पहला पॉइंट है न्यूरोनल लॉस। तो उसमें जब हमारी जो थ्योरी है सेलुलर सेमिसेंस जो थ्योरी है, मींस इनहिबिशन ऑफ सेलुलर जो रिप्रोडक्टिविटी है, लॉस ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव फेज, तो ऑब्वियस है वो इस सेल पे भी इफेक्टेड होगा और कहीं ना कहीं न्यूरोनल लॉस होगा। तो ये आपके राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रहे थोड़ा सा उसके। कॉक्लियर डिजनरेशन एक्चुअली क्या है, कॉक्लियर प्लांट है, बैलेंसिंग के लिए होता है। जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो कि जब आप फिजियोलॉजी ऑफ ईयर की आपने पढ़ी होगी, तो ईयर को जब आप देखते हैं तो बाहर एक्सटर्नल ईयर है, फिर मिडिल ईयर यूस्टेशियन ट्यूब है, उसके बाद में क्या है, टिम्पैनम है, टिम्पैनम के बाद फिर मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर में 3 स्मॉलेस्ट बोन्स है, इंकस, मैलियस इंकस, स्टेपीज, ये 3 है। फिर इसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, इंटरनल ईयर है। इज इट क्लियर? तो वही ये जो दिस इज द बैलेंसिंग ऑर्गन, एक्चुअली वो बैलेंसिंग ऑर्गन है। बात समझ पा रहे हैं? तो उसमें जो फ्लूइड्स होता है, वो फ्लूइड्स क्या है, वो फ्लूइड्स वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे न्यूरॉन्स को मैसेजेस देते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, उनसे कहो एक बार इस तरह से वो जब ऐसे करते हैं, फिर उनसे कहें स्टॉप, तो फिर भी वो उसी फेज में, क्योंकि वो न्यूरोनल फ्लूइड होता है, वो तो कंटिन्यूस चलता रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जो माउंटेन सिकनेस जो होती है, हिल पे जाने वाले लोग जब बसेस में चलते हैं तो भी उनके यही होता है, तो उनका CTZ की वो ट्रिगर जोन एक्टिवेट हो जाता है, तो वोमिटिंग होने लगते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो कॉक्लियर डिजनरेशन है, वहाँ पे भी यही रीजंस रहते हैं कि जब न्यूरॉन्स प्रॉपर ढंग से होंगे नहीं तो उनका बैलेंसिंग आपने देखा होगा, इज रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं तो इनबैलेंसेज आ जाते हैं। हालांकि वो एक अलग चीज़ है, जैसे एज रिलेटेड जो अलग अलग डिजीज की कैटेगरी है,
पार्किंसोनिज्म है और ये सब है, इनको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये उसी का एक हिस्सा है। डिजनरेशन इस लेवल पे होता जाता है। अब ये कॉक्लियर डिजनरेशन है, अब इसमें यही सब होता है, इसकी वजह से इम्बैलेंसिंग है उनकी, और सेंसेस हैं डिफरेंट। अब हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं करते हैं, पॉस्चर बैलेंसिंग है वो नहीं होती। तो ये हम लोग बात करेंगे अभी आगे चल के, मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम की जब बात करेंगे वहां पे हम लोग बात करेंगे। लेंस ऑसिफिकेशन एक्चुअली क्या होता है? ओपेसिफिकेशन। एक आपने सुना होगा ट्रांसपेरेंट, इज इट क्लियर? एक आपने ग्लास सुना होगा ओपेक, इज इट क्लियर? ट्रांसपेरेंट मींस एकदम क्लियर दिखने वाला, और ओपेक दिखने वाला मींस लाइट तो आएगी लेकिन आप उसके क्लियर उस तरफ नहीं देख सकते, इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड ओपेक, दूधिया रंग का मतलब। ट्रांसपेरेंट नहीं है, वाटर जैसा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप बाहर नहीं देख सकते। तो ये जो लेंस ओपेसिफिकेशन है, अगर आपने आई का स्ट्रक्चर अगर याद आ रहा हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी अगर आपने पढ़ी हो सेंसरी ऑर्गन्स में, स्पेशली अगर आई की बात करें तो बाहर जो लेंस लगा रहता है, सिलियरी मसल से अटैच लेंस होता है, तो लेंस में भी एज के साथ में उस पे ओपेक आ जाता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट डिजीज को क्या कहता है? ग्लोकोमा। नो, कैसी तुम बात कर रही हो? व्हाट इज ग्लूकोमा? ये प्रेशर है उसका, विट्रस ह्यूमर, जो अंदर का जो चैम्बर होता है उसका जब प्रेशर राइज हो जाता है तब होता है ग्लूकोमा। ये तो यार इतनी सुपरहिट सवाल है। कैटरेक्ट, ओहो, ये ओपेक, यही लेंस तो ओपेक हो जाता है, फिर इस लेंस को हम हटा देते हैं यहाँ से और फिर हम दूसरा एक लेंस और डाल देते हैं। यू आर नॉट एबल टू गॉट इट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ग्लूकोमा इज डिफरेंट। ग्लूकोमा क्या है कि जो विट्रस चैम्बर, आई का जो अंदर का चैम्बर होता है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उससे क्या है पूरा उसकी रेटिनल वॉल डिस्टर्ब हो जाती है, वो तो ज्यादा खतरनाक है। इसमें क्या है भाई, ओपेसिटी आ गई, हमने दूसरा लेंस लिया और उसको बदल दिया, तो ये तो चीज हो गई। तो लेंस ओपेसिफिकेशन यही है। एज, और ज्यादातर आपने देखा है एज रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं, एजिंग के साथ में ज्यादातर आपने देखा होगा कि पेशेंट आते हैं कैटरेक्ट। अब डॉर्सल कॉलम, अब जैसे अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे फ्रंटल पार्ट है, फिर इसके बाद में फ्रंटल लोब है, और अगर बाहर से अगर हम बात करें तो फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल, ये पैराइटल रीजन हो गया, और पीछे का ऑक्सीपिटल रीजन हो गया, ये टेम्पोरल रीजन हो गया। इसी बेस पे तो क्लासिफाइड है। जैसे ये फ्रंटल बोन है, साइड की दो पैराइटल बोन हो गई जाके, सबसे पीछे की ऑक्सीपिटल है, फिर ये टेम्पोरल है। अब अगर हम ब्रेन अंदर की बात करें, अगर हम ब्रेन का अंदर का डायग्राम देखेंगे तो आगे का सेरिब्रम है और सबसे पीछे का सेरिबेलम है, उसके नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा है और ये डॉर्सल पार्ट है। तो अब उसमें क्या होता है, ये सब जो डॉर्सल कॉलम है, ब्रेन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं, तो डॉर्सल कॉलम लॉस ये उसी का एक हिस्सा है। और एक्चुअली ये जो छोटा वाला ब्रेन है यानी कि सेरिबेलम, ये मेन ब्रेन का यही काम है, पॉस्चर कंट्रोल है, लॉसेस है। अगर आप देखेंगे दोनों के फंक्शनिंग, अगर आप ध्यान से जाके आप इसको स्टडी करिए तो हर एक पार्ट के अलग अलग काम है कि जो आपका, हालांकि देखने में एनाटॉमिकली देखने में तो सेरिब्रम बड़ा है, जो पीछे वाला ऑक्सीपिटल रीजन, जो ऑक्सीपिटल, देखिए ये क्यों हम बार बार करें, आपको क्लियर है ये? अगर ये सामने है फ्रंटल, दिस इज फ्रंटल, दो पैराइटल, दिस इज टेम्पोरल, सबसे पीछे का ऑक्सीपिटल, इज इट क्लियर? फोरामेन ऑफ मैग्नम से क्या निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मेडुला वाला पार्ट है, एक्सटेंशन फॉर्म है, इज इट क्लियर? दरअसल देखा जाए तो है तो ये ब्रेन का एक्सटेंशन, ये बस ऐसे समझ लीजिए जैसे हेयर है, आप लोग ये अपनी पोनी जो टेल जो बना रहे हैं उसी का एक्सटेंशन है, बिल्कुल ऐसे ही सेम ब्रेन में भी। ब्रेन का अगर आप देखेंगे जो क्रेनियम के अंदर का पार्ट है वो फोरामेन ऑफ मैग्नम से निकला हुआ एक्सटेंडेड फॉर्म। तो ये जो है नीचे का जो हिस्सा है डॉर्सल कॉलम है। अब ब्रेन को जब आप और ध्यान से देखेंगे उसके अलग अलग कॉलम सामने आएंगे तो उसमें लॉसेज आते हैं, इन्हीं ब्रेन के लॉसेस की वजह से ये सब होता है। अब रिएक्शन टाइम, अब आपने देखा होगा, जैसे आपने दो देखा होगा जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा एक तो रिएक्शन टाइम होता है विद ब्रेन, इज इट क्लियर? कि जैसे मान लीजिए कोई भी सेंसरी ऑर्गन्स ने कोई मैसेज दिया, सेंसरी ऑर्गन जैसे नाम बताओ,
सेंसरी ऑर्गन्स के नाम? आई eyes, okay. और Skin, स्किन और nose, नोज और tongue, टंग और Ear. ठीक है, यही है। तो बेसिकली दीज आर द 5 सेंसरी ऑर्गन्स। तो इन सेंसरी ऑर्गन से भाई यही तो लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंसेस है कि लिविंग में सेंसेस होते हैं और सेंसेस आते कैसे? थ्रू द सेंसरी ऑर्गन्स। अब ये तो ह्यूमन तो एडवांस फॉर्म है, जो स्पीसीज हैं, तो अब यहाँ पे पर्टिकुलर हर चीज़ के ऑर्गन्स अलग अलग होंगे। जैसे अब लोअर में जाएंगे तो उनके सेंसेस के फिर दूसरे रूप। तो एनीवे हम लोग बात ह्यूमंस की कर रहे हैं, तो इसीलिए हम बात करें। तो ये सेंसेस है, धीरे धीरे मैसेज पहुँचाते हैं। एक रिएक्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पेशली आप यूँ कह सकते हैं विद ब्रेन। सेंसरी ऑर्गन से गया प्रॉपर ढंग से और उसने ब्रेन ने ये कहा, जैसे रिएक्शन टाइम कहा। अब जैसे ओल्ड एज में होते हैं कुछ पेशेंट ऐसे आएंगे, उनको बता दीजिए, दे विल टेक द टाइम, 2 सेकंड तक बैठे हैं और उसके बाद में रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये डिलेड रिएक्शन टाइम जो है, अभी डिलेड रिएक्शन टाइम क्या है? हो सकता है कि एक्शन पोटेंशियल उनका उतना ना रहा हो, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर में ये हो सकता है, या न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हो रहा है, जैसे एसिटाइलकोलिन आपने सुना होगा, तो अब ये कहीं ना कहीं रिलीज होने में कहीं ना कहीं ये जो डिलेड हो गया। एक तो ये हो गया डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, एक हो गया इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व ना हो, उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। आर यू गॉट इट? रिफ्लेक्स एक्शन। सडनली सपोज करिए कि कोई चीज आपके सामने आ रही, आप वो मैसेज ब्रेन तक नहीं जाएगा और आप तुरंत यो हो जाएंगे बैंड, या आप जाते जाते अचानक कहीं आपको लगा कि कोई फायर है, या अचानक आपको लगा इमीडिएटली आपने, तो विदाउट ब्रेन रिफ्लेक्सेस में तो क्या है कि हमारे इस पार्ट ने सेंसेस, स्किन हमारा सेंसरी ऑर्गन सेंसेस दिया और स्पाइनल कार्ड तक पहुंचा, और स्पाइनल कार्ड से जो मोटर नर्व्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, उन्होंने मैसेज दिया पुल अप इमीडिएटली लेग, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन और बाकी एक्शन में दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। रिफ्लेक्स एक्शन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का तो इन्वॉल्व है लेकिन ब्रेन का इन्वॉल्व नहीं, स्पाइनल कार्ड से रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कार्ड से हो जाता है, बाकी जो है ये तो इससे हो जाता है। तो ये रिएक्शन टाइम कितने फास्ट होता है। अब ये रिएक्शन टाइम जो एल्डर्स होते हैं उनमें कम हो जाएगा, तो वही लिखा आपने स्लोड रिएक्शन। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखिए एक काम और कर दीजिए कि जैसे हम कहें कि डिलेड या डिक्रीज, तो आप नीचे की तरफ एरो लगा के एरो कर दीजिए, और कहें इंक्रीज, या मतलब अगर हम कहें हाइपो मींस नीचे और हाइपर मींस ऊपर। इज इट क्लियर? अब आप समझ गए। तो अब क्या है, लंग्स इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, एरो आप नीचे लगा दीजिए। ऐसे ही कफ एंड और लिख लीजिए वाइटल क्यूसेंट मिसमैच, वाइटल क्यूसेंट मिसमैच, और डिक्रीज in कफ एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज, कफ एक्सपल्सन कह सकते हैं और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आप इसमें समझ सकते हैं क्या है लंग्स इलास्टिसिटी। देखो ध्यान से, लंग्स इलास्टिसिटी का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, लंग्स किस रीजन में पाया जाता है? थोरैसिक रीजन। इज इट? बिल्कुल सही। तो ट्रैकिया मूव कर रहा है और ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लंग्स, और लंग्स स्मूथ मसल सेल्स का ऑर्गन है। इज इट क्लियर? ओके। तो अब ये लंग्स को अगर आप देखेंगे तो फिर ये फर्दर डिवाइडेड है एनाटॉमिकली। अगर आप देखेंगे तो ट्रैकिया के बाद में right main bronchus and left main bronchus, then lobar bronchi, then further divides into respiratory and terminal bronchioles, then alveoli and alveolar sac. Okay, alveoli और alveolar sac आ गया। Alveoli means that this is the actual site for the exchange of gases.
ठीक है, तो ये क्या है, अब जो यंग एज में जो इलास्टिसिटी होती है मसल्स की, तो ये डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए आपने लिखा है डिक्रीज इन इलास्टिसिटी, लंग्स इलास्टिसिटी। जो हेल्दी इलास्टिसिटी होती है, जो और जो यंग एज में है या चिल्ड्रंस में है, इसीलिए आपने देखा होगा उनकी रेस्पिरेटरी फास्ट होता है और इवन उनकी हार्ट बीट भी फास्ट होती है, तो इलास्टिसिटी जो है डिक्रीज होती चली जाती है। और ये जो है दरअसल क्या है कि वॉल्यूम क्यूसेंट या यूं कह लीजिए वाइटल, इसकी जो लंग की कैपेसिटी होती है, आपने सुना होगा टाइडल वॉल्यूम, एक एयर आप कितना इनहेल कर रहे हैं और इसके बाद कितना एक्सहेल कर रहे हैं, तो ये टाइडल वॉल्यूम होता है, लंग कैपेसिटी होती है, वाइटल कैपेसिटी भी कह सकते हैं इसी को। आपने अगर आपके यहाँ इंस्ट्रूमेंट वो होगा एरो वो स्पायरोमीटर में आप देखते हैं कि लंग की कैपेसिटी क्या है, तो दरअसल यही है, ये क्या है वाइटल क्यूसेंट उसी से रिलेटेड है कि आपकी जो लंग्स की जो कैपेसिटी है, एग्जैक्टली थ्रोइंग कैपेसिटी या इनहेलिंग कैपेसिटी क्या है, तो वो क्या हो जाती है, मिसमैच हो जाती है, यूं कह सकते हैं आप, यूं कह सकते हैं डिक्रीज हो जाती है, दोनों बातें हैं। और आगे कफ, अब इसमें होता क्या है, जैसे ये प्रोटेक्टिव, जैसे कहा जाए कफ, व्हाट इज कफ, तो कफ इज नथिंग बट इट इज अ प्रोटेक्टिव, हमेशा ये प्रोटेक्टिव होती है। लंग्स की जो सेल्स होती हैं, अंदर की जो सेल्स होते हैं, लंग्स की इंटरनल लाइनिंग की सेल्स का नाम कौन सी सेल्स है, कौन सा एपिथेलियम, सेलुलर एपिथेलियम। ये कौन सी बात होगी, ये कौन सा एपिथेलियम हो गया कॉलमुलर एपिथेलियम होता है सर्टेन ट्रैक में, देन सीलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम वो रैंडमली निकल गया। ठीक है, ये तो सही है। तो ये क्या है, सीलिएटेड होते हैं, तो इसलिए सीलिया क्या करता है इन सेल का, जैसे आपने फुल डे मान लीजिए जो भी इनहेल की, जैसे कई बार क्या होता है कि आप बाहर पॉल्यूटेड एरिया में चले जाइए, बहुत सारी मतलब डस्ट और पॉल्यूटेंट है, धुआं है, ये सब आता रहता है, तो आप सुबह देखते हैं तो एक ऑटोमेटिकली वो सेल्स क्या करती है, सब की सब सेल्स जितनी भी हैं, 1000 एंड 1000 सेल मिल करके वो क्या होता है, जितना भी कफ होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो ये कफ हमेशा प्रोटेक्टिव होता है, सेल्स को प्रोटेक्ट, जैसे बिल्कुल वैसा ही है, कैसा, जैसे स्टमक के अंदर की कौन सी जो लाइंस थी एसिड्स के बारे में, अच्छा आप लोगों को नहीं बताया था, वो दूसरी क्लास थी, ठीक है। तो जैसे आपको ये तो आपको पता ही होगा, ऑक्जेंटिक सेल्स एसिड रिलीज कर रही है, अगर ऑक्जेंटिक सेल्स एसिड रिलीज कर रही हैं तो उसकी जो अंदर की जो कवरिंग है, इंटरनल कवरिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाट कवरिंग, जो कि प्रोटेक्ट करती है इस एसिड से बर्निंग की वजह से, म्यूकस लेयर्स, और वो जो म्यूकस लेयर्स हैं तो वो डैमेज ना हो, तो उसके लिए फिर हाँ, वो तो ये है, उसका ट्रीटमेंट का तरीका है, दो तरीके का ट्रीटमेंट होता है, एक होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, एक होता है पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सिम्टम आया, एसिडिटी हो रही है, एक जो कॉमन उस स्टमक एरिया में जो एसिड था उसको रिड्यूस कर देना। दूसरा होता है पैथोलॉजिकल की उसकी जो जिस सेल से सिक्रेट हो रहा है उस सेल्स को स्टॉप कर दें। तो कॉमनली तो आपने इनो दे दिया, और अगर उस सेल्स को स्टॉप करना है तो हमें जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देना पड़ेगा, और जो उस सेल्स का रिलीज कम कर दे, तो इससे दोनों इफेक्टिवली काम हो जाएंगे। बात उसकी हो रही, तो ऐसे ही वहां पे वो म्यूकस लेयर प्रोटेक्टिव थी, ऐसे यहाँ कफ प्रोटेक्टिव है, तो ये भी डिक्रीज हो जाता है एक तरीके से देखा जाए। नाउ सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, हार्ट रेट रिड्यूस हो जा रहे हैं धीरे धीरे करके, रिड्यूसेस हार्ट रेट। अब क्या है कि हार्ट रेट रिड्यूस हो जा रहा है, या यूं कह सकते हैं डायलिटेशन ऑफ एओर्टा हो गया, ये भी उसी का दूसरा फॉर्म है। दरअसल बात वही है कि एज रिलेटेड इसमें मैक्सिमम केसेस में यही होता है, जो हार्ट रेट, अब जैसे चिल्ड्रंस की हार्ट रेट आप देखें, जबरदस्त हार्ट रेट दिखाई पड़ेगी, छोटे बच्चों की अलग है, इसकी अलग है, एल्डर्स की अलग। जैसे अब जा करके सॉरी एडल्ट, और फिर इसके बाद एल्डर्स की आएगा, तो एल्डर्स दे आर डिक्रीजेस। नेक्स्ट है रीनल। अब आपका हो गया जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी हो गया, और आपका सीवीएस हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया। नाउ रीनल, लॉस ऑफ नेफ्रॉन्स, लॉस ऑफ जीएफआर या रिड्यूस ऑफ जीएफआर कर सकते हैं, एरो नीचे की तरफ बना दीजिए। जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो आपको पता है कि अगर हम रीनल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग बात कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम या किडनी वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसका काम है फिल्ट्रेशन करना,
कौन से? टॉक्सिक मटेरियल्स का। जो टॉक्सिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो आफ्टर मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इज इट क्लियर? अब ये कहां से आए? जैसे जब आपने मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें आपने इनटेक किया कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को। इज इट क्लियर? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ये सब आपने लिए और ये फाइनली दे हैव बीन द ब्रेक डाउन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हुए, जैसे कार्बोहाइड्रेट दीज आर द पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स कन्वर्टेड इनटू अरे यार डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड्स। तो ये जो मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज के फॉर्म में, अब यही फॉर्म एज इट इज हमारी सेल में पहुंचता है। इज इट क्लियर? तो अब ये क्या है कि ये जब पहुंचा तो इस बीच में क्या है, मेटाबॉलिज्म हुई शरीर में, और जब ये सेल में पहुंचा, सेल के अंदर भाई पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे आपको पता है उसकी फिजियोलॉजी, उसकी मैकेनिज्म आपको पता है कि 2 ATP रिलीज कर रहा है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स बन रहे हैं। इज इट क्लियर? ऐसे ही प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हुआ तो वहां पे जो हमारे ब्लड में टॉक्सिक मटेरियल सब्सटेंसेस आ जाते हैं तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड किडनी। इज इट क्लियर? किडनी की यूनिट के नाम से बहुत पूछा जाता है सवाल, बहुत सुपर हिट सवाल है। द यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन एक छोटा सा फिल्टर ऑर्गन है जो कि एक मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन्स हैं जिनसे मिलकर के किडनी पूरी यूनिट बनती है। तो इसमें आपको पता ही है पूरा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि एफरेंट आर्टरीज उसमें आ रही, फिर रिफरेंट से निकल गई, उसमें फिल्टर आउट हुआ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिर उसमें अब जो लूप ऑफ हेनले है, फिर उसमें एक्सटेंडेड है, डिसेंडिंग है, और फिर उसमें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। शायद पूरी अगर कुछ याद आ रहा हो, इमेजिन बन रहा हो, समझ आ रहा है? तो ऐसे ही तो ये जो है लॉसेज ऑफ नेफ्रॉन, अगर नेफ्रॉन लॉस हो जाएगा तो ऑब्वियस है दिस इज होल फिजियोलॉजी विल बी लॉसेस। ऐसे ही जब नेफ्रॉन लॉस होगा तो GFR आपने ऑलरेडी लिख दिया है, सो मींस दिस इज पूरा, इसको लिख लेना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जब ये फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? accumulation of toxins। कहाँ? यूरिक एसिड के ये यार हर हमेशा यूरिक एसिड ही नहीं होता है, और भी बहुत सारे जैसे हैं कीटोन बॉडीज हैं, और भी डिफरेंट हैं, कई सारी चीजें आ जाती हैं, टॉक्सिटी स्किन्स में भी आ जाएगी। तो ये चीजें जो है ये देखो, ये आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर पेशेंट आता है और उसकी अगर फिजियोलॉजिकल रिपोर्ट आप देख के ये आइडिया लगा सकते हैं, अगर उसका बढ़ रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं रीनल इम्पेयरमेंट है उसका, उस पेशेंट को कहीं ना कहीं रीनल फेल्योर की तरफ कहीं हो, मतलब इसका ये मतलब नहीं फेल्योर है, मींस कहीं ना कहीं वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पे यू नीड टू बी फोकस्ड। नेक्स्ट है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ENDO, एंडोक्राइन सिस्टम। अब इसमें क्या है, इसमें ऑब्वियस है, इसमें भी डिटोरिएशन होगा, डिटोरिएशन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, और भी, और मतलब इसमें आप एक तो आपको लिए इसलिए लिखा कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आपको मिलेंगे वो ज्यादातर इसी से रिलेटेड मिलेंगे, क्योंकि सब डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। तो बीटा सेल्स अगर जब डिक्रीज हो जाएंगी तो उनका इंसुलिन फॉर्मेशन जो है, और ये भी दिस इज व्हाट डायबिटीज, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। कौन सी मेटाबॉलिज्म? प्रोटीन की, इंसुलिन की, ग्लूकोज की। ले इतनी सब चीजें पूछते हैं तुरंत। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज तो आपने बाद में सही बता दिया, लेकिन मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट? तो मेटाबॉलिज्म ऑफ, अब अच्छा ठीक है, और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन का डिसऑर्डर, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। यूरिक एसिड है ना। तो जो पेशेंट्स में गाउट के वाले आ जाते हैं, जैसे आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन वगैरह हैं, तो उनमें अगर देखेंगे तो प्रोटीन डिसऑर्डर यही सबसे बहुत ज्यादा अक्सर देखा जाएगा आपकी ओपीडी में। जब आप बैठे होंगे, पेशेंट्स आ रहे होंगे, देन यू फील लाइक दिस। इवन हम सब में कॉमन लाइफ की चीजें हैं, लाइफ से हम लोग भी गुजर रहे हैं, तो वहां पे भी हम ये देखते हैं कि प्रोटीन डिसऑर्डर में ये सब है, और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है।
अरे आदमी खाएगा भाई, इंसान है, लिविंग बीइंग्स है, तो सब प्रोटीन भी खाएगा, बैलेंस डाइट तो लेगा ही लेगा। तो अब उसमें क्या है, ग्लूकोज भी खाएगा, मीन्स क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यही सब है बैलेंस डाइट में, इतना ही तो होता है। तो उसमें आप ये क्या होता है कि एंडोक्राइन डिटोरेशन और पैनक्रियाटिक अगर बीटा सेल्स हैं तो इंसुलिन कम हो जाएगा, तो उससे क्या है कि यही कई बार क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है या हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। तो नॉर्मली क्या है कि जब इंसुलिन कम हो रहा है तो हाइपो होगा या हाइपर होगा, ऑब्वियस, मतलब ग्लूकोज लेवल बढ़ ही जाएगा, है ना। जबकि अगर यही इंसुलिन अगर होता है, नॉर्मल इंसुलिन अगर होगा तो ये क्या करेगा, कैसे, कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, हाँ ग्लाइकोजन कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज। इज इट क्लियर, एंड अगेन इज कन्वर्टेड इनटू बैक इनटू द ग्लूकोज, दोनों चीजों को करता है। जैसे एक्सेसिव, मान लीजिए आज 4 रसगुल्ले खा गई है मैडम, तो क्या मतलब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, नहीं, क्योंकि ऐसा है, शुगर है तो शुगर इज नथिंग बट इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट आया इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और ये मसल्स में उसने स्टोर करके रख दिया। और फिर इसके बाद में जब आप फास्टिंग रहेंगे, मान लीजिए 9 दिन आपने फास्टिंग रहा, तो फिर क्या आपका ग्लूकोज लेवल कम हो गया, नहीं, दैट ग्लाइकोजन अगेन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। बात समझ पा रहे हैं? सो दिस इज, तो अब ये क्या होता है कि एंडोक्राइन अगर ये सिस्टम लॉसेस हो जाएंगे तो ये एबिलिटी पेशेंट्स में, जीरेट्रिक्स पेशेंट्स हैं या जो ओल्ड एज रिलेटेड है, ये डिसफंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए जीआईटी। इसमें क्या होता है, तो डिक्रीज इन मोर्टेलिटी, MOTILITY, डिक्रीज इन मोर्टेलिटी का मतलब हो गया जाके कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट, ऐसा पेशेंट आता है तो ये ज्यादातर पेशेंट्स जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज्यादा है। कॉन्स्टिपेशन क्या है, बॉल मोमेंट, इज इट क्लियर। आपने एक मूवी देखी होगी, एक आई थी, वो उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें अमिताभ बच्चन जी हैं और वो दिल्ली से कोलकाता की उनकी पूरी जर्नी दिखाई गई उसमें, पीकू, हाँ, तो पीकू, तो वो पेशेंट एक एज रिलेटेड पेशेंट की मतलब ये दिखाई गई कि उसकी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखिए कितना अच्छा है, तो उसमें यही चीज दिखाई गई, कॉन्स्टिपेशन। तो दिस इज क्या, जीआईटी जो है मोर्टेलिटी लॉस हो जाती है। तो अब इसमें टोटल मोर्टेलिटी है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होते हैं, माउथ के बाद में एसोफेगस है, स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है, ये पूरा ट्रैक है माउथ से लेकर, इज इट। बीच में और भी ग्लैंड्स हैं, बाकी सारी हम बात नहीं कर रहे हैं टोटल, और छोटे छोटे पार्ट्स की बात नहीं, मोटा मोटा कर रहे हैं कि आप माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इज इट क्लियर। तो ये पूरी मोर्टेलिटी इसमें कौन सी होती है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, इज इट क्लियर। और अलग अलग जगह पे वाल्व है, जैसे स्टमक के अंदर फूड गया, कहां से, फूड पाइप से, फिर वहां पे पाइप, कौन से पाइप, कौन से वाल्व, ताकि बाहर ना आ पाए। फिर इसके बाद स्टमक से फूड आगे बढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वहां पे ड्यूडेनम वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है, वहां पे वाल्व, ताकि उसमें फिर बैक ना करे। तो ऐसे ही ये अगर आप जब ध्यान देंगे अपनी पुरानी यूजी के कोर्सेज की, अगर आप देखेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जब आप दोबारा से देखेंगे देन यू हैव टू सी, तो वहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो पूरी फिजियोलॉजी चल रही, इवन जो इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर जो स्मॉल फोल्डिंग्स है, क्रिस्टी, वो जो फोल्डिंग्स हैं, उन फोल्डिंग से वो एब्जॉर्बिटिव एरिया बढ़ा देते हैं और पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट भी चल रहा होता है, तो ये सब के सब डिक्रीज हो जाता है। अब क्या है कि वहां पे जो सिक्रेशन ऑफ डिफरेंट जो नेचुरली जो सिक्रेशंस हैं वो भी स्टॉप हो जाते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट भी स्टॉप हो गया। तो फिर बाद में क्या है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है कि जो बाउल मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं होता है और रुक जाता है, तो दैट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है बोन, मीन्स आप स्केलेटन सिस्टम कह लीजिए या बोन कह सकते हैं। तो बोन इसमें लिख सकते हैं डिक्रीज इन बोन मिनरल डेंसिटी, डिक्रीज इन बोन मिनरल डेंसिटी, डिक्रीज इन बोन मिनरल डेंसिटी। बात समझ पा रहे हैं? तो बोन मिनरल डेंसिटी आप इसको आप समझ सकते हैं कि बोन्स skeletal system, it is made up of, bones is made up of कैल्शियम, वो तो उसके कंटेंट हो गया जाके,
कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। इज इट क्लियर? जो ऑस्टियोसाइट्स होती हैं, सेल्स होती हैं और ये बनाती है। इज इट क्लियर? तो अब क्या है कि बोन आपने जो लिखा है, देखिए, बोन मिनरल डेंसिटी, यानी कि अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, ये डिफरेंट मिनरल हैं। तो जब ये डेंसिटी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, सो यही तो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, पोर्स जहां हो जाए, ऑस्टियो मींस बोन, तो ऑस्टियोसाइट सेल्स जो है, ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोसाइट्स भी कहते हैं सेल्स को, बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें डेंसिटी एक खास लेवल से जब कम हो जाती है तो वही हो गई जाके ऑस्टियोपोरोसिस। इट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये है, दीज आर द चेंजेस विद एजिंग। ये वो चेंजेस हैं जो एज के साथ में, अगर हम देखें, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई अब आप बताइए बेसिकली हमारे जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, अलग अलग फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, बोन है, स्केलेटल सिस्टम, यही मेजर सिस्टम है। बात समझ पा रहे हैं? तो अब इनमें कैसे क्या चेंजेस होते हैं, तो ये मोटा मोटा है। तो आपकी अगर एग्जाम में ये सवाल आता है तो आई होप सो कि आप कुछ तो लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप लिखें कोई भी चीज, उससे रिलेटेड उसका एक डायग्राम जरूर बनाएं। बात समझ पा रहे हैं? जैसे अगर मान लीजिए CNS का लिखें, तो आप अगर मान लीजिए लिखते हैं न्यूरोनल लॉस, तो आप साइड में एक न्यूरॉन सेल बना दीजिए। उसमें क्या है, डेंड्राइट्स बनाना है। यहाँ पे वो कागज पेन नहीं, वरना मैं अभी बना के आपको दिखा देता। तो उसमें क्या है, वो सॉरी ब्लैक बोर्ड और उस तरह का, तो उसमें आप क्या है कि न्यूरॉन सेल्स इजिली बना सकते हैं। अब जैसे आपने लिखा है कॉक्लियर डिजनरेशन, पहले लाइन में लिखा हुआ है, तो उसमें आप लिख सकते हैं या डॉर्सल कॉलम लॉस है, तो उसमें आप तुरंत क्या करिए, ब्रेन का मतलब एक ब्रेन का बस ऐसे साइड डायग्राम बनाइए जिसमें आगे सेरिब्रम हो और पीछे सेरिबेलम हो और नीचे मेडुला और उसका स्ट्रक्चर हो। बस इतना ही बना दीजिए। तो इससे क्या होता है, अगर छोटा छोटा डायग्राम होता है वो आपके प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा कर देता है, इनहेंस कर देता है, और एग्जामिनर को भी इजी रहती है। एग्जामिनर तुरंत समझता है नहीं हमारे स्टूडेंट्स को बढ़िया आ रहा है, जो उसने एक्सप्लेन करना चाह रहा है। ऐसे ही जैसे लिखा है लंग इलास्टिसिटी, तो अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, आप क्या करिए, तुरंत एक ट्रैकिया बनाइए, ट्रैकिया की साइड में 2 लंग्स बना दीजिए। उसमें क्या है, ट्रैकिया बनाना है, और आप जरूरी नहीं कि बहुत एल्विलाई तक ले जाइए, ट्रैकिया और ट्रैकिया से बस वहां पे सिंपल जो है ब्रोंकाई आप बना दीजिए, बस दैट्स एनफ। तो इससे क्या है, आपका इनहेंस हो जाएगा आंसर की जो है। ऐसे CVS मान लीजिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, तो आपने कुछ नहीं, तुरंत दो बना लिए, ऑरिकल और एक नीचे वेंट्रिकल बना लिया, ये बन गया हार्ट का। आप बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही आपने बना दिया और उसमें लिख दिया हार्ट रेट, ये हो गया। या आप PQRST बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं PQRST? तो ये जो हार्ट वेव है, जो फिजियोलॉजिकल वेव होती है, जो कि है, दिस इज व्हाट, इसको क्या कहते हैं, मेजरिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, क्या कहें? So cardiogram तो ग्राफ है एक्चुअली, वो ग्राफी इज द टेक्निक एंड ग्राफ इज द आउटपुट। अब ध्यान से देखना जाके, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। तो एनीवे, तब आप वहां पे ग्राम और ग्राफ में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज ग्राफ, अगर ऐसा होता तो वहां ग्राफ लिखा रहता है। ओके, एनीवे वी विल डिस्कस ऑन लेटर। तो अब हम इसमें बात करते हैं ऐसे ही, जब रीनल की बात करें, लॉसेज ऑफ नेफ्रॉन्स, तो आप तुरंत क्या करें कि वहां पे छोटा सा 2 किडनी बनाइए और साइड में एक नेफ्रॉन बना दीजिए, जब व्हेन एवर यू आर राइटिंग, क्योंकि अब आपका जब प्री PhD एग्जाम होगा ये क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर उसमें आपको जब ये आप लिखें तो देन यू हैव टू मेक दिस डायग्राम। नेक्स्ट है एंडोक्राइन में, तो खैर ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए आपको यही लिखना है पैनक्रियाटिक, तो आप क्या करिए, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट बनाइए, आगे लिख लिए इसोफेगस, इसोफेगस का स्टमक, और स्टमक के बाद जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में स्पेस बचेगा, वहां एक लीफ लाइफ का स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, तो वो पैनक्रियाट हो जाएगा। ऐसे ही GIT में तो खैर पूरा GIT आप चाहें तो बना सकते हैं। किसी दिन ऐसा क्लास रखिएगा जिसमें बोर्ड और चौक हो, तो हम आपको तुरंत के तुरंत वहीं पे, आप क्लासेस चेंज कर दो हमारी, ठीक है, बोर्ड और उस वाले में कर दो, बोर्ड और चौक जहां पे हो,
सो उसी टाइम पे हम आपको तुरंत बता देंगे। ये हो गया। ऐसे ही आपका जब आप बोन की बात करें तो आप बोन बना सकते हैं, ऑस्टियोसाइट्स अगर आप बना सकते हैं, वो ऐसे ही सेल्स होती है, उल्टा सी टाइप की सेल्स होती हैं ऑस्टियोसाइट्स। और कोई एक बोन बना दीजिए, फीमर इजीली होती है बनाना, तो आप एक फीमर बना के वहाँ पे, तो ऐसे क्या होता है आपका जो आंसर होता है वो बड़ा इनहेंस हो जाता है, ये इंप्रेशन इसका बहुत अच्छा हो जाता है। तो बेसिकली ये जो है ये क्या है कि आ जाते हैं कि आपके उससे मीन्स क्या है कि दिस इज एज रिलेटेड चेंजेस आपने देखते हैं। अब हम लोग इसी को एक एक करके थोड़ा सा इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब आप हेडिंग लिखिए, एज रिलेटेड चेंजेस इन मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। Age related changes in musculoskeletal system. Age related change in musculoskeletal system. ठीक है, राइट। अब आप लिखिए characteristics of skeletal muscles। पहला पॉइंट लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। इसी का सब पॉइंट लिख लीजिए, ए बी सी डी जो भी लिखना चाहे, छोटा छोटा। एक्साइटेबिलिटी या एक्साइटेबल, दूसरा कॉन्ट्रैक्टिलिटी या कॉन्ट्रैक्टाइल, ये एक्साइट ये भी लिख सकता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी CONTRACTILE, कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर आप लिख सकते हैं दैट्स बेटर। स्ट्रेचबिलिटी STRACHIBILITY, स्ट्रेचबिलिटी। इलास्टिसिटी ELASTICITY, इलास्टिसिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। नाउ राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब इसी का सब पॉइंट में अगर आप स्टार बना के जैसे भी लिख रहे हो वैसे लिखो। लोकोमोशन पहला। नेक्स्ट लिखिए मेंटेन पॉस्चर, PSTURE पॉस्चर। नेक्स्ट लिखिए जॉइंट्स मूवमेंट्स, हीट जनरेशन, राइट। तो आपने जो हेडिंग लिखी है दिस इज क्या, एज रिलेटेड चेंजेस इन बोलो भाई, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, यानी कि ऐसी मसल्स हैं जो स्केलेटन से जुड़ी हैं। इज इट क्लियर भाई? दो ही तरीके की मसल्स हैं, एक स्मूथ मसल्स और दूसरी ये वाली। स्मूथ मसल्स वो है जो इनवॉलेंट्री, यानी कि आपकी इच्छा से नहीं चल रही, और ये ज्यादातर वाइटल ऑर्गन्स में है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लिवर में क्या फंक्शनिंग हो रही, हार्ट में क्या फंक्शनिंग हो रही, किडनी में क्या फंक्शनिंग हो रही, लंग्स में क्या फंक्शनिंग हो रही, डू यू नो? हाँ या ना? लाइक लंग्स, मतलब उस पे आपका नहीं, मेरा मतलब ये है कि उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ। तो इसीलिए उसको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। दूसरी मसल्स वो है जो स्केलेटन से जुड़ी हुई, हड्डी से जुड़ी हुई मसल्स, जैसे आपको हाथ मूवमेंट करना है, लेग मूवमेंट करना है, इसको आप अपने इच्छा से कर रहे हो, तो दिस इज व्हाट, वॉलेंट्री मसल्स, या इसी को हम कहते हैं इसलिए इसका नाम ही देखिए, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, मस्क्यूलोस्केलेटल, क्या लिखा है, पूरा क्या लिखा वर्ड, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। बस। तो ऐसी मसल्स हैं जो स्केलेटन से जुड़ी हुई मसल्स हैं। जैसे इसमें आपने अगर देखा होगा तो जो मांस होता है, मांस में अगर बोन के चारों तरफ जो मसल्स जुड़ी हुई होती हैं, तो वही है। जैसे इसमें अगर आपने देखा होगा मसल्स फाइबर है या सार्कोलीमा वगैरह है, ये सब होते हैं मसल्स के थ्रेड्स होते हैं। तो ठीक है, इन मसल्स की प्रॉपर्टी आपने देखी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, एक तो ये एक्साइटेबल होती है, यानी कि एक्साइटेबिलिटी होनी चाहिए इसमें।
दूसरी चीज है कॉन्ट्रैक्टिलिटी होनी चाहिए, तीसरी चीज है स्ट्रेचेबिलिटी होनी चाहिए, और चौथी चीज है इलास्टिसिटी होनी चाहिए। एक्साइटेबिलिटी का मतलब है कि जैसे ही इसमें न्यूरोट्रांसमीटर आए, अब न्यूरोट्रांसमीटर कहां से आएगा कि भाई जैसे जब आपको हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे थे तो उस समय क्या होता है कि स्पाइनल कार्ड का जो ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है, वहां से एक तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जिससे मैसेज आता है, और फिर एक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जिससे इफेक्टर सेल तक मैसेज जाता है, इफेक्टर टिश्यूज तक मैसेज आता है। इज इट क्लियर? तो वो जो है जो इफेक्टर सेल्स तक जो मैसेज जाता है तो कैसे, थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? केमिकल होता है जो कि रिलीज होता है और मसल्स एट द रिसेप्टर्स ऑफ द मसल्स, रिसेप्टर्स ऑफ द मसल्स, और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है कौन सा? जैसे एसिटाइल कोलिन, ACH का नाम सुना होगा, और अगर आपने शायद ये फिजियोलॉजी भी पढ़ी होगी, इसमें देखा होगा एक वो डायग्राम ऐसा बनाते हैं, याद आ रहा है, और फिर नीचे जो मसल्स है नीचे रहता है उसका रिसेप्टर्स, और ऊपर से न्यूरोट्रांसमीटर ACH एसिटाइल कोलिन रिलीज होता हुआ और उस मसल्स पे मिलता हुआ। तो ये क्या है? दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर्स, और यही न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पहला तो एक्साइटेबिलिटी, अगर मसल्स में एक्साइटेबिलिटी नहीं है तो सबसे पहले एक्साइटेबिलिटी होनी चाहिए। ये एक्साइटेबिलिटी ऑफ सेल्स की क्या करेगा कि पोटेंशियल चेंजेस कर देगा मसल्स में। जैसे ही पोटेंशियल चेंजेस होंगे, बिल्कुल वैसे ही, अब न्यूरॉन से जैसे गया मैंने ये किया तो ये पोटेंशियल चेंजेस से तुरंत काम हुआ, मसल्स तुरंत एक्टिव हुई जा करके, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी आ गई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, स्ट्रेचेबिलिटी स्ट्रेच हो गई, और इलास्टिसिटी, दोनों चीजें फिर अपनी जगह आ गई। तो ये है, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मसल्स। इसके बेसिकली फंक्शन क्या है? हमें चलने फिरने में, जैसे जो हमारा लोकोमोशन है उसको चलने फिरने में ये काम आता है। मेंटेन पॉस्चर, अब हम सीधे खड़े हैं, मान लीजिए जिसका मसल्स पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा वो क्या होगा? पॉस्चर डिसबैलेंस होगा। जैसे आपने देखा होगा एज रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं तो वो कहाँ सीधे चल पाते हैं? दे नीड सम सपोर्ट, दे नीड इस तरह से। जॉइंट्स मूवमेंट डिसऑर्डर आ जाता है, जॉइंट्स मूवमेंट को प्रॉपर ढंग से नहीं हैंडल हो पाता है। हीट जनरेशन, लिखा नहीं आपने क्या? ये लिखा है। हीट जनरेशन। अब आपने देखा होगा जब कोल्ड आती है, कोल्ड में आप सिवरिंग होती है, तो सिवरिंग है क्या? सिवरिंग इज नथिंग टू प्रोड्यूस द हीट। तो ये जो मसल्स होती है हीट जनरेट करती है इमीडिएटली, और सिवरिंग से हीट मसल्स जब चलेंगे तो उससे हीट जनरेट होगी। तो ये प्रॉपर्टी है। अब एज रिलेटेड चेंजेस में क्या होता है? यही चीजें कम हो जाती है। इज इट क्लियर? सो द लॉस ऑफ, या आप एक काम करिए, रुकिए, अब नीचे लिखिए सार्कोपीनिया, हेडिंग डालिए, SARCOPENI, सार्कोपीनिया लिखिए। एज रिलेटेड लॉस ऑफ मसल मास, एज रिलेटेड लॉसेस ऑफ मसल मास, strength and function age related loss of muscles mass, strength and function। बहुत ही सटीक वर्ड्स में हमने आपको ये डेफिनेशन लिखवाई है। known as सार्कोपीनिया। और दूसरे वर्ड में कह सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ एज ऑन मसल्स, इम्पैक्ट ऑफ एज ऑन मसल्स। इज इट क्लियर? तो एज के साथ में ये तो हमने पहले इसलिए आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है मसल्स का, उनका फंक्शन क्या है। एज के साथ में क्या हो रहा है? द लॉस ऑफ एज रिलेटेड लॉस ऑफ मसल मास, एक तो मसल का मास कम हो रहा है, दूसरी उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, तीसरी उनका फंक्शन कम हो रहा है। जब ये हो जाए तो अगर ये तीनों चीजें कम होंगी तो इंपेयरमेंट ऑफ किस में हो जाएगा? लोकोमोशन, जो हमने फंक्शन लिखाए हैं।
impairment of locomotion, impairment of maintain posture, impairment of joint movement, impairment of heat generation. Understood है? और दिस इज कॉल्ड सार्कोपीनिया. ये वर्ड बहुत पूछा जाता है, सुपर हिट है, इसको नोट कर लीजिए. सार्को मीन्स होता है मसल्स और पीनिया होता है मीन्स उसको डिक्रीज कर देना, खत्म कर देना. जैसे आपने शायद साइटोपीनिया वर्ड सुना होगा, सेल ड्रिंकिंग, साइटोपीनिया. फैगोसाइटोसिस मीन्स वो तो खैर सेल ईटिंग कहते हैं. तो ये पीनिया जो वर्ड है मीन्स उसको जो है डिजनरेट करने से रिलेटेड है. तो इसीलिए सार्को मीन्स होता है मसल्स, सार्कोमियर, सार्कोप्लाज्म, ये मसल का प्लाज्मा जो है वही है. तो सार्कोपीनिया ये वर्ड बहुत यूज होता है. अगर आप ये इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय यही वर्ड पहले से स्टार्ट कर दो, सार्कोपीनिया, एग्जामिनर तुरंत देखेगा मीन्स इसको बिल्कुल सही आता है. जैसे ही आपने लिखा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से इज रिलेटेड मस्कुलर डिसऑर्डर, तो आप यहां पे क्या करिए, तुरंत स्टार्ट विद दिस टर्म, इज रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, इट लीड्स इनटू द सार्कोपीनिया. फिर इसके बाद इसको एक्सप्लेन करिए और एक एक करके इसमें ये वाला डायग्राम जरूर बनाना जो आप लोगों ने यूजी पीजी में पढ़ा होगा. वही जो एक न्यूरॉन्स एंड, जब न्यूरॉन्स आता है और उस न्यूरॉन्स के एंड से जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, और साइड में लिख लीजिए ACH, एस्टाइल कोलिन, और फिर नीचे इफेक्टर जो मसल्स है वो बनाइए. नीचे लिख दीजिए मसल्स, ऊपर लिख दीजिए न्यूरॉन्स, बीच में लिख दीजिए न्यूरोट्रांसमीटर. तो जैसे जहां आप ये लिखेंगे तुरंत एग्जामिनर जान जाएगा दैट स्टूडेंट नोज वेरी वेल. तो आपने ये मसल्स को साथ में उसके साथ में कोरिलेट कर दिया, तो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो डायग्राम जरूर बनाइएगा. और इट लीड्स टू द एज रिलेटेड जो चीजें आती हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, यही है सार्कोपीनिया. अब हम इसको इन शॉर्ट टर्म में भी कह सकते हैं, एज रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर इज नथिंग, इट इज द सार्को. बस हो गया आंसर. आंसर एकदम सही. अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मान लीजिए 5-10 नंबर का सवाल आता है, तो आपको फिर लिखना पड़ेगा ना, पेजेस भरने पड़ेंगे. तो आप ये डेफिनेशन लिखिए, एज रिलेटेड लॉस ऑफ द मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ एंड फंक्शन, ये भी कह सकते हैं. और बेसिकली ब्रैकेट में लिखिए बोथ बोन मास एंड बोन मसल्स, दोनों चीजें लॉस हो रही, बोन मास भी लॉस हो रहा है और ये लॉसेज ऑफ बोथ, सिर्फ मसल्स की बात नहीं है, बोन मास भी कम हो रहा है धीरे धीरे, और इनका बोन मसल्स भी हो रही है. या इसी को आप कह सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ एज ऑन मसल्स भी कह सकते हैं. तो अब ये जो सार्कोपीनिया है, आप ऐसे ही थिंक करिए, अगर ऐसा हो रहा है तो कॉमन डिजीजेस आपने यूजी में पढ़ा होगा, पीजी में पढ़ा होगा, क्या डिजीजेस आएंगे, क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, बताइए. मस्कुलर एट्रोफी बिल्कुल सही. और ऑस्टियोपोरोसिस, वेरी गुड. ऑस्टियोपोरोसिस क्यों? क्योंकि आपने लिखा है ना बोथ बोन लॉसेज एंड मसल लॉसेज दोनों हो रही है. अगर बोन मास अगर कम हो रहा है यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहा है. इसके अलावा और क्या हो सकता है, ट्रिमरिंग आ सकती है. ऐसे जो पेशेंट्स आते हैं जब भाई मस्कुलोस्केलेटल उनका जब न्यूरोट्रांसमीटर के साथ में मसल रिसेप्टर प्रॉपर ढंग से काम नहीं आ सकते, तो ट्रिमरिंग होगी पेशेंट्स में. ऐसे हाथ हिलाते रहते हैं, ट्रिमरिंग आती रहती है, ट्रिमर्स. तो ये भी एक हो सकता है. बेसिकली है क्या कि टेंडन्स का भी इनफेक्टिव हो जाते हैं, लॉसेस उनके भी आ जाते हैं. तो बिकॉज द अटैचमेंट ऑफ दिस मसल्स विद द बोन टेंडन्स, तो वो भी डिसऑर्डर. तो आप चाहें तो लिख सकते हो उसके आगे, इट लीड्स टू मसल ट्रिमर्स, MUSCLE, muscles tremors, comma, decrease in reflexes, next leads into osteoporosis, leads into kyphosis, this leads into osteoporosis, this leads into kyphosis,
इन नेक एंड बैक, मतलब काइफोसिस ज्यादातर भाई नेक या बैक में ही होती है। इट लीड्स टू थिन हो जाना, थोड़े पतले हो जाना, थिनिंग ऑफ वर्टिब्रल डिस्क, and shortening of vertebrae and shortening, shortening of vertebrae, leads to deterioration of joints, leads next है leads to risk of fracture, नेक्स्ट लिखिए leads to degeneration of motor system, leads to degeneration, degeneration of motor system, ब्रैकेट में लिखिए extra pyramidal system, extrapyramidal system। तो आपने ये देखा, तो बेसिकली हमने आपको बताया अलग अलग सिस्टम के हिसाब से बताया, सीबीएस पे क्या इफेक्ट कर रहा है, सीएनएस पे क्या इफेक्ट कर रहा है, रेस्पिरेटरी पे क्या इफेक्ट्स है, डाइजेस्टिव पे क्या इफेक्ट है। ये हम लोग बात कर रहे हैं मस्कुलोस्केलेटल की बात कर रहे हैं। तो मस्कुलोस्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें तो ये जो मस्कुलोस्केलेटल है, आप एक मसल्स ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ही इसी में बना लीजिए, एक मसल फाइबर जैसे लंबा सा मसल फाइबर होता है। हाँ, ये मसल फाइबर हो गया, वेरी गुड। अब इसमें क्या है, ये जो मसल फाइबर है इसके चारों तरफ की कवरिंग, सबसे ऊपर की कवरिंग को लिखिए इपीमाइसियम, इपीमाइसियम। सो दिस इज नथिंग बट, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए डेंस फाइबर। और फिर इसी के अंदर जो आपने वो लंबे रॉड से बनाए हैं उसको आप लिखिए फैसाइल, FASCIL, फैसाइल, या इसी को ब्रैकेट में लिखिए बंडल ऑफ मसल फाइबर, कवर्ड विद मसल फाइबर, ब्रैकेट क्लोज, उसी के आगे लिख दीजिए कवर्ड विद पेरीमाइसिन, PERIMYCIN, पेरीमाइसिन। तो ये एक आपको एक मोटा एक मसल, अगर आपसे कहा जाए मसल का क्या है, आप सोचिए कि जब आप ये आंसर लिखेंगे, अगर ये डायग्राम बना के यही 2 लाइनें लिख देंगे, कितना इफेक्टिव होगा। तो ये मसल्स है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको हमने बता दिए, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, स्ट्रेचेबिलिटी, इलास्टिसिटी। लॉसेस ऑफ एज के साथ में दे हैव लॉस्ट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली जो फंक्शन इन मसल्स का होता है बॉडी में, जब आप हेल्दी होते हैं तो दिस इज लोकोमोशन, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। posture maintain, this is very important function. Joint movements, this is also is important. Heat generation, ये तो मतलब 4 ऐसे फंक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस मसल्स के। अब जब एज होगी तो ये लॉस ऑफ दिस मसल, जब मसल मास लॉस हो जाएगी तो दिस फंक्शन आल्सो इफेक्टेड। जब स्ट्रेंथ इनकी लॉस हो जाएगी तो दिस फंक्शन आल्सो इफेक्टेड। जब इनका फंक्शनिंग, तो फंक्शन में तो ऑब्वियस है ये सब आ जाएंगे। सो दिस लीड्स टू सार्कोपीनिया। इज इट क्लियर? और ये जब अगर बना रहेगा तो इट लीड्स, 1 by 1 क्या लिखा जरा बताओ, इट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि
द रेगुलर लॉस ऑफ बोन मास एंड बोन मसल्स, दोनों चीजें लॉस हो रही हैं, क्योंकि ये मसल ऐसी है जो बोन से जुड़ी है, और बोन से जोड़ मसल्स का होता है किससे? टेंडन से, टेंडन से होता है। तो ये जो अटैचमेंट ऑफ मसल्स टू बोन होता है, दिस इज टेंडन्स, तो ये भी इम्पेयर्ड हो जाता है, धीरे धीरे इनकी भी वीक हो जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारी जो फिजियोलॉजी है, लोकोमोशन है, पॉस्चर है, जॉइंट्स मूवमेंट, हीट जनरेशन, ये सब डिटोरिएट हो जाती है। इट लीड्स टू सार्कोपीनिया, और ये सार्कोपीनिया हो जाता है, इसको आप क्यूमुलेटिव कह सकते हैं, दिस इज सार्को। और फाइनली इट लीड्स टू, वो एक एक पॉइंट क्या क्या लिखा आपने बताइए जरा एक एक करके। हाँ, ट्रिमर्स हो जाते हैं भाई, जब ये मसल्स कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, यानी कि अब इसमें रिफ्लेक्सेस दो होते हैं, एक होता है सेंसरी रिफ्लेक्सेस, जैसे पेशेंट आपकी ओपीडी में आता है, कई बार आप देखें स्ट्रेचर में पेशेंट है, आप हैमर लेकर के उसको चेक करते हैं, इज इट क्लियर, उससे पूछते हैं हाँ भाई कहाँ, जैसे आपने मान लीजिए उसका लोअर लिम्ब आपने देखा, तो लोअर लिम्ब पे मान लीजिए नी पे कहा, तो हैमरिंग किया, उससे पूछा कुछ पता चला, हाँ साहब पता चल गया, उस पेशेंट ने बोला कहा इसको आप उठाइए, या उससे कहो कि यहाँ पे ये कुछ बैठा है इसको हिलाइए, तो वो कह रहा नहीं साहब ये नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है क्या चीज है इसमें, इस पेशेंट की सेंसरी न्यूरॉन्स तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन सेंसरी रिफ्लेक्सेस तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन मोटर रिफ्लेक्सेस सही काम नहीं कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उसको मसल मूवमेंट के लिए, तो यही लिखा है इसमें, डिजनरेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स के, या अगर नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं डिजनरेशन ऑफ, या डिजनरेशन ऑफ मोटर सिस्टम, लिखा है आपने, लिखा है ऊपर ही लिखा है, एक्स्ट्रा पेरीमोडल सिस्टम, डिजनरेशन ऑफ मोटर सिस्टम, लिखा है कि नहीं लिखा? यही है। तो ये क्योंकि ये सब इसी से मस्कुलर मूवमेंट और पॉस्चर से जॉइंट मूवमेंट, हीट जनरेशन, ये जितने भी हैं, ये है क्या चीज? मोटर न्यूरल सिस्टम है, वही तो है ये। नहीं आप समझ पा रहे हो? समझ रही हूँ। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, जब ये क्या है, ये मास लॉस होगा तो बोन का भी मास लॉस हो रहा है, तो बोन डेंसिटी भी कम हो रही है, तो वो लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस, आपने लिख लिया है। फिर ऐसे ही काइफोसिस, ये जो आपने देखा होगा, जैसे पेशेंट की कुबड़ा निकल आता है, जैसे पीछे बेंडिंग ऑफ द क्या वर्टिब्रल कॉलम की जो बेंडिंग हो जाती है, कई तरीके की होती है। कई बार जो है लेटरल बेंडिंग हो जाती है, कई बार जो है जैसे अब लेटरल साइड ये है, लेटरल है, फ्रंटल है, डॉर्सल है, ये आपने एक्सट्रीमिटीज पढ़ी होगी उसमें आपने, तो उसमें देखा होगा कि कौन सी साइड क्या है। तो दिस इज द लेटरल साइड है, वर्टिकल है, डॉर्सल है, और तो एक्सट्रीमिटीज जब आप देखेंगे तो उसमें देखिए। और काइफोसिस, ये बहुत पेशेंट आते हैं हमारे ओपीडी में, तो आप अगर देखेंगे काइफोसिस हो जाती है इज रिलेटेड, जैसे ऐसे नहीं पेशेंट चलता है, तो ये काइफोसिस है, और काइफोसिस स्पाइनल कार्ड में ही होती है। तो ज्यादातर ये नेक में या तो काइफोसिस होगी या इसमें होती है। तो कई बार तो है कि सीवियर इंजरी होती है, यंग एज में होती है, पता नहीं चलता, वो भी अलग अलग जगह ऑस्टियोफिकेशन होने लगता है, वो वर्टिब्रीज अलग हो जाती है। दूसरी चीज क्या होता है कि थिनिंग ऑफ जो वर्टिब्रल डिस्क होती है ना, दो वर्टिब्रीज के बीच में एक जगह होती है डिस्क, तो वो हर एक वर्टिब्रीज में है, चाहे आप सर्वाइकल लीजिए, थोरेसिक ले लीजिए, लंबर ले लीजिए, तो हर एक वर्टिब्री के बीच में एक डिस्क होती है, जो आपने सुना होगा स्लिप डिस्क डिजीज वाले पेशेंट्स आते हैं, तो वो थिनिंग ऑफ वर्टिब्रल डिस्क हो जाती है। अब थिनिंग ऑफ वर्टिब्रल डिस्क से कौन सी डिजीज होगी बताओ? क्या? क्यों? Because of weakening ठीक of है, the तो फिर anterior उससे क्या हो spinal गया? there is उससे collapse. क्या हो जाएगा? उससे क्या The होगा? nutrient Anterior pulposus. ligament, anterior spinal ligament, posterior spinal ligament की elasticity lose हो जाएगी। फिर क्या तो होगा? वो posture नहीं maintain, rigid structure नहीं maintain कर नहीं, पाएगा। अगर सिंपल सी बात बताओ, डिस्क है, स्लिप डिस्क है, मान लीजिए वर्टिब्रल डिस्क थिनिंग होगी, तो थिनिंग होने से ब्लड वेसल्स सप्लाई लॉस होगी या न्यूरोनल लॉसेस होंगे? क्या लॉसेस होगा? Impingement, न्यूरल इम्पिंजमेंट आएगा, कंप्रेशन होगा nerves का। compression। नर्व का कंप्रेशन होगा, राइट? इसी को हम कहते हैं स्टेनोसिस, ठीक है भाई? स्टेनोसिस वही तो है, मान लीजिए जगह है और यहाँ से नर्व जा रही थी, और उसके लिए जो सप्लाई थी, नर्व की जो सप्लाई थी, अब वो क्या है, रिड्यूस हो गई,
तो वो जो सप्लाई जो प्रॉपर ढंग से जा रही थी वही तो इम्पेयरमेंट हो गया, इसी वजह से तो होता है सारी चीजें। तो स्टेनोसिस कॉजेज हो जाती है सबसे स्टेनो, आप एक वर्ड में कह सकते हैं ड्यू टू स्टेनोसिस, और बाकी वो आंसर सही है आपका जो आप बता रहे हैं वो तो हो ही जा रहा है। तो ये वर्टिब्रल डिस्क लॉस होने से ये हो जाता है, शॉर्टनिंग ऑफ वर्टिब्री, तो ये सब तो एज रिलेटेड है। जॉइंट्स डिटोरिएशन हो जाते हैं। अब जैसे जॉइंट्स में आपने देखा होगा ज्यादातर सिनोवियल फ्लूइड्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स होता है, तो अब उसमें जॉइंट्स में सॉरी उसमें बहुत सारे जॉइंट्स हैं अलग अलग, मान लीजिए हिंज जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और भी बहुत सारे जॉइंट्स हैं जहां पे जो मूवमेंट्स हैं, स्पेशली जो कुछ तो फिक्स जॉइंट है भाई, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जैसे क्रेनियल वाले जो जॉइंट्स हैं फिक्स जॉइंट, जहां पे जॉइंट्स का मूवमेंट है, तो उन जॉइंट्स में ज्यादातर सिनोवियल फ्लूइड्स होता है लुब्रिकेशन के लिए, और वो धीरे धीरे वो भी लॉस हो जाता है। तो ये भी एक है शॉर्ट डिटोरी। और जब बोन डेंसिटी कम हो गई, तो बोन डेंसिटी मींस दैट बोन कमजोर हो गई, तो इट लीड्स टू द फ्रैक्चर। तो इसीलिए देखा होगा कि जो एल्डर्स पेशेंट्स होते हैं, जरा सा भी थोड़ा सा गिरे और पता चला फ्रैक्चर हो गया, तो अब पता चला ज्यादातर फीमर हेड उनका टूटा हुआ अक्सर आता है पेशेंट को, देखा होगा आपने। जो मैक्सिमम अगर केसेस नॉर्मल केसेस आए, कोई उसकी बात ट्रॉमा की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट की नहीं, सिंपल जो घरेलू होते हैं, तो उसमें यही सब होता है, फीमर हेड उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है बहुत ज्यादा। या फीमेल्स के केस में, फीमेल्स के केसेस में और ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होता है, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं वो, तो उनका बोन्स और भी वीक हो जाती है। तो ये भी एक ये है। आप इसमें एक ये हो सकता है, दिस कुड बी प्रिवेंटेड बाय, दिस कुड बी, या सार्कोपीनिया कुड बी प्रिवेंटेड बाय बोन एंड मसल्स। अब ये कुड बी प्रिवेंटेड बाय, अब आप ही बता दो आंसर क्या होगा इसका। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और एंड बोन के लिए तो सर सप्लीमेंट्स भी चाहिए। एग्जैक्टली सप्लीमेंट्स, जैसे ये है सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन डी, सप्लीमेंट्स ऑफ कैल्शियम, तो इट कुड बी प्रिवेंट बोन एंड मसल्स लॉस बाय सप्लीमेंट्स लाइक विटामिन डी, कैल्शियम, और वो जो आपने फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइजेस बता रहे हैं वो तो उसके क्योंकि उसकी एक्टिविटी चलती रहेगी। सो prevented, it could be prevented by using the supplements like vitamin D, calcium, और भी जो ETC करके आप देख सकते हैं। तो these are the, मतलब कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, और विटामिन डी है। विटामिन डी बेसिकली टोकोफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है, टोकोफेरॉल का भी यूज होता है, और मस्कुलर स्केलेटल के लिए विटामिन सी का भी बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स है, वो भी सप्लीमेंट का एक पार्ट है, तो मींस एंटीऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं। सो दिस इज एक रेफरेंस हमारा लेक्चर है फॉर द मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एज रिलेटेड चेंजेस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एज रिलेटेड चेंजेस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम लोग इसको जो है अब नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग इसको प्रेजेंट करें। सो आज की बात को आप बताइए, ऐसे बैठे बैठे बताइए आप हमको, जो आज का जो डिस्कशन है वो क्या है, क्योंकि आज जो बेसिकली हम लोगों ने स्टडी की है दैट इज द चेंजेस विद एज। क्या क्या चेंजेस होते हैं आपको हमने बताया, दीज आर द अलग अलग हमारे डिफरेंट सिस्टम हैं जिसपे मोटे मोटे चेंजेस आपको बात की गई। तो कल का और आज का दोनों आप बताएंगे। पहले आप बताइए, पहले कल का बताइए, कल का मतलब जो नेक्स्ट टाइम पे डिस्कशन हुआ पूरा बताएं आप। स्टार्ट। सर एजिंग की दो ब्रांचेस होती हैं, जेरोंटोलॉजी एंड जीरियाट्रिक्स। जीरियाट्रिक्स इज इन विच वी टॉक अबाउट प्रिवेंशन, डिजीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द होल
physiology about what aging is causing, and gerontology is social, psychological, cognitive and physiological aspects of ठीक है। aging. Then we talked about the theories of aging. First of all, physiology of aging. हाँ Physiology of aging could be explained by two ways: in chronological ways and in biological ways. Chronological ways is as we age from birth till death, and biological age has many factors which include social, cognitive, physiological. Then there are many theories of aging which provide biological aging कैसे होती है, जिसमें हमारी प्रोग्राम थ्योरी आती है एंड एरर थ्योरी आती है. प्रोग्राम थ्योरी इज बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी की जैसे वर्क करेगी उसके अकॉर्डिंग एजिंग आएगी, एंड एरर थ्योरी इज कोई डीएनए ये डिस्ट्रक्शन. बस यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। कभी आपने कार्बन डेटिंग नाम सुना है? जी जैसे जो प्लांट्स की अगर एज निकाली जाती है वो कैसे, क्योंकि उसमें सर्कल्स बनते जाते हैं, तो वो यही वाली थ्योरी है जो अभी आपने लिखा क्रोनोलॉजिकल, तो वो एज यही वाली एज है, क्योंकि जब वहां पे कार्बन डेट से हम निकालते हैं कितने साल का, जो फॉसिल्स वगैरह निकाले जाते हैं उसमें हम कार्बन का आइसोटोप्स का यूज करते हैं उसकी पैलियोबॉटनी में, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द एज ऑफ द फॉसिल्स, प्लांट फॉसिल्स हैं, तो वहां पे कार्बन का आइसोटोप्स का यूज करते हैं, तो वो कार्बन डेटिंग कहते हैं उसको। तो वहां पे और उसमें क्या आता है कि जैसे अगर हम टीएस लेते हैं कोई बड़े प्लांट का, तो उसमें जो रिंग्स होती हैं वो बताती है, तो वो है क्या, वो दरअसल वही वाला पैटर्न है कि ये जो डिसरप्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक, अब जैसे मान लीजिए एक साल आगे फिर दूसरी साल आगे फिर ये, तो वो उसी हिसाब से वो डिसरप्ट होकर के वो रिंग्स बनाता रहता है। तो ऐसे ही ये सिंपल है कि ये क्रोनोलॉजिकल वाला है कि दिन हुआ फिर रात हुआ फिर दिन हुआ फिर रात हुआ, फिर ऐसे ही होता चला जा रहा है, वही काउंटिंग होती चली जा रही कि एज हो गई, ये वाली बात हो गई। बात समझ पा रहे हैं इस चीज को? ओके नेक्स्ट बोलो। Then error theory, हाँ. error theory could be due to mitochondrial DNA replication हाँ. or DNA damage हाँ. or mutations any, which can include evolution theory, जिसमें evolution theory में हमारी आती है cellular theory होती है, हमारी टीलोमियर शॉर्टनिंग जो होती है सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल हाँ, मोस्ट एक्सेप्टेबल दरअसल ये हम जाते हैं साइंस पे, स्पेशली जब सेल की बात करते हैं कि आखिर क्या होता है, ये डिटेरिएशन क्यों हो रहा है, प्रोटीन डिटेरिएशन जो हो रही है, एजिंग का मतलब है प्रोटीन डिटेरिएशन, और वो क्यों हो रहा है, ये मतलब क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ने के साथ में ये क्यों हो रहा है। तो फिर हम जब इस पर रीजन पे पहुंचे तो अलग अलग थ्योरी आई, बिल्कुल वैसे ही है कि जब इवेल्युएशन की बहुत सारी थ्योरी आई, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बात की कि ऐसे इवेल्युएट हुआ, ऐसे लाइफ आई, इस तरह से हुआ, तो उसमें भी थ्योरीज आई और सभी साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग उसकी जस्टिफिकेशन दी। ऐसे ही इसमें भी है, एजिंग के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, एक्सपर्टीज ने अपने अपने अकॉर्डिंग थ्योरीज दी। तो इसमें बहुत सारी एवोल्यूशन थ्योरी है, मॉलिक्यूलर थ्योरी है, सेलुलर थ्योरी है, सिस्टम बेस्ड थ्योरी। तो जब आप लिखेंगे इसका आंसर, राइटिंग की बात करेंगे, तो ऐसे लिखना जरूर, जो भी लिखना है आप चाहें तो ये लिख लेना, या जो भी आप लोग पढ़ें, तो एटलीस्ट व्हेन एवर यू आर राइटिंग फॉर द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन, आपके आंसर की वैल्यू 10 नंबर की है, तो हमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स देने पड़ेंगे। तो ये हमारा सिर्फ इतना ही है कि इससे आपका क्या रहेगा, जो छोटे नोट्स भी तैयार हो रहे हैं और धीरे धीरे आपको याद भी हो जा रहा है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। इसको बस आज पढ़ लीजिए और जिस दिन अब क्लास हो तब पढ़ लेना, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। इज इट क्लियर? आगे ठीक है, ये हो गया। और फिर सर हमने बात की कि चेंजेस विद एजिंग क्या क्या होते हैं। ठीक है। उसमें हमने जो मेजर सिस्टम्स थे, हाँ. उनमें जो कट पॉइंट्स होते हैं कि मेजर एजिंग के साथ ये चेंजेस आते हैं। क्या? जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कॉक्लियर डिजेनरेशन आता है, न्यूरोनल डिजेनरेशन आता है, और हमारा लेंस ओपेसिटी, हाँ, लेंस की ओपेसिटी आती है। मतलब हालांकि इसको अब हम इसलिए क्योंकि सेंसरी ऑर्गन का पार्ट है, तो एक तरीके का सेंसेस विद नर्वस सिस्टम, तो इसीलिए इसको इसमें रख दिया है। अब चाहते तो फिर इसको अलग से भी रख सकते थे। अब आप ये कह सकते हैं कि लेंस का ऑसिफिकेशन इसमें क्यों रखा है, तो वो तो एक इसलिए है क्योंकि ये भी एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसलिए रख दिया। आगे लेंस ओपेसिफिकेशन के बाद हमारा डॉर्सल हॉर्न डिजेनरेशन आता है। देखो हमने जो लाइन से लिखाया है, इसका मतलब ये नहीं लाइन टू लाइन बताना है, मतलब ये है कि आप एक टू द पॉइंट एक दो लाइन मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर? और बताइए, आप बताओ आज के लिए। सर विजय सर बुला रहे थे। अच्छा, स्टूडेंट को या मुझे? सर मैम को। तो मैम जाइए।
हाँ मैम, टॉपिक क्या कवर हुआ सर पूछ रहे थे, सर वेट कर रहे हैं। Changes with aging. चेंजेस विद एजिंग। हाँ. तो बंद कर दें? नहीं सर, बस टॉपिक पूछ रहे थे, बता दे रहे सर को। Actually sir, class सर को पता नहीं है कि 5 क्लास बजे ओवर हो तक गई है है. ना सर? 5 बजे तक 5 होती है? बजे जी, तक सर। इंस्टीट्यूट इज 5. अच्छा, ओके, बंद करिए, मुझे नहीं मालूम था, हम कह रहे कि और